हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निकिता है। मेरा यूपी पीसीएस 2018 की परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर की पद पे 36वें रैंक के साथ चयन हुआ है। आज मैं अपनी ऑप्शनल की स्ट्रेटजी आप सभी के साथ डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से शेयर करना चाहूँगी। इससे पहले कि मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँ, मैं अपने बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन फ़िज़िक्स में किया था, लेकिन मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो है फ़िलॉसफ़ी, दर्शन शास्त्र। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि एक साइंस बैकग्राउंड से होने के बाद मैंने दर्शन शास्त्र लिया और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैंने कैसे सोचा कि मुझे दर्शन शास्त्र करना चाहिए। तो मेरी फ़िज़िक्स बैकग्राउंड थी और फ़िज़िक्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है, जैसे कि आपको पता है यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों में ही। लेकिन मुझे फ़िज़िक्स में इतना कंफर्टेबल नहीं था और मैं यही कहना चाहूँगी कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आप लिख सको, जिसमें आपको मज़ा आए, आपको वही ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने उसमें ग्रेजुएशन करा हो, मास्टर्स करा हो। बहुत अच्छी बात है अगर आपने ग्रेजुएशन जिसमें करा है, मास्टर्स करा है, आपको इंटरेस्ट आ जाए। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी ऐसा जब मैंने सोचा था तो मैंने 4 सब्जेक्ट्स को रिफ़ाइन किया था कि मैं क्या लूँगी। ज्योग्राफी मैंने लेने का सोचा था, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और फ़िलासफ़ी। उसके बाद ये आपको पढ़ के देखना होता है, थोड़ा सा 1-2 दिन चीज़ें पढ़ के देखनी होती हैं, किताबें, एनसीईआरटीज़, कि आपकी किस में रुचि आ रही है। दूसरा एक तरीका होता है सेलेक्ट करने का कि रुचि के साथ साथ आपको देखना होता है कि उसका एक ठीक ठाक सा मटेरियल भी अवेलेबल हो। तो मुझे फ़िलासफ़ी ऐसा सब्जेक्ट लगा, जब मैंने सिलेबस देखा और थोड़ा पढ़ के देखा तो मुझे लगा ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। मैंने देखा इसका मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, तो मैंने देखा कि 2-3 बहुत ही प्रशिक्षित संस्थानों के नोट्स जिन्हें पढ़ के आज जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे मैंने पिछले टॉपर्स का सुना स्ट्रैटेजी कि हाँ ये सब्जेक्ट मैं कर सकती हूँ। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। तो फ़िलासफ़ी लेने के पीछे यही कारण था कि मेरा इसमें इंटरेस्ट था। मैं ये सोच रही थी कि ये सब्जेक्ट्स को मैं 3, 4, 5 जितने महीने हो सके, फिर 2-3 साल, क्योंकि ये तैयारी ऐसी होती है कि एक दिन में या 1 साल में ये पूरी नहीं होती है। आप अगर इस तैयारी में आए हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपको 3-4 साल तक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। परीक्षा की एक तो जो वो स्पैन होता है वही काफ़ी बड़ा होता है। 2018 में अक्टूबर में हमारा प्री हुआ था और अभी हमारा फाइनल रिज़ल्ट आया है। तो आपको ऐसा सब्जेक्ट लेना होता है जिसको आप 3-4 साल तक, 5 साल तक इंटरेस्ट से पढ़ पा रहे हैं। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा उसको आप बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हैं। इसीलिए सब्जेक्ट हमेशा वो चूज़ करें जिसमें आपको अच्छा लगता है अंदर से। अब मैं बताती हूँ फ़िलासफ़ी की डिटेल स्ट्रेटेजी। हर ऑप्शनल की तरह फ़िलासफ़ी का भी 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो 2 भाग में डिवाइड होता है। सेम गोज़ विद पेपर 2 जो कि 2 भाग में डिवाइड होता है। अब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इन 2 में थोड़ा सा अंतर होता है। यूपीएससी में जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल आते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में आते हैं फ़िलासफ़ी के, जो कि यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। जब आप सिलेबस देखेंगे तो कुछ साधारण से, जैसे बौद्ध का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो जो टॉपिक पे लिखा है वहीं से, महावीर का क्वेश्चन आएगा वो भी वहीं से, जैनिज़्म का क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो टॉपिक से मिलते जुलते, बहुत ऐसा कोई अंदर से सवाल नहीं आते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप सिर्फ यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उतना डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो हाँ आपको एडिशनल किताबें और थोड़े कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेटर होनी चाहिए। अब पेपर 1 को हम लेते हैं। पेपर 1 में 2 भाग हैं। पहला भाग होता है भारतीय दर्शन, जिसको हम इंडियन फ़िलासफ़ी भी बोलते हैं। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी रही थी वो ये थी कि मैंने पतंजलि के संस्थान से उनके नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, इनकी मदद से पूरा सिलेबस कवर किया था, क्योंकि मेरे लिए नया सब्जेक्ट था। तो मैंने भारतीय दर्शन देखा और तुरंत मैंने पतंजलि की एकदम चार्वाका पहले टॉपिक से पढ़ना शुरू कर दिया। पतंजलि की संस्थान के क्लास नोट्स और पतंजलि संस्थान की क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज़, पतंजलि संस्थान का प्रिंटेड मटेरियल, सब कुछ। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई, जैसे फ़िलासफ़ी नया सब्जेक्ट है तो किसी एक संस्थान के नोट्स उठा के उनको अच्छे से पढ़ें। पहली बार आप सिर्फ पढ़ें क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है तो आपको उतनी क्लैरिटी नहीं होगी। दूसरी बार आप और थोड़ा ध्यान से पढ़ें। और इंडियन फ़िलासफ़ी का ऐसा है कि वो उसमें एक डेवलपमेंट दिखता है, तो आप अगर पढ़ेंगे तो आप पीछे पीछे कंपेयर भी करने लग जाएंगे। जैसे काफ़ी टॉपिक सेम होते हैं। सोल है, अगर सब ने सोल की बात करी तो सब ने सोल पे कुछ बोला होगा, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक दूसरे का अंतर, एक दूसरे में समानता समझ आने लगेंगी। तो मेरा ये मानना है कि जब आप
पहली बार पढ़ें तो आप बस एक बार रीड करें उसे, समझें कि वो सब्जेक्ट है क्या। इंडियन फ़िलॉसफ़ी पार्ट 1 की बात मैं कर रही हूँ। उसके बाद आप धीरे धीरे को रिलेट करें चीज़ों को। तो मैंने भी यही किया था, सबसे पहले मैंने उसे पढ़ा, फिर मैंने याद किया, क्योंकि फ़िलॉसफ़ी में ऐसा है कि आपको दूसरों की फ़िलॉसफ़ी समझ में भी आ गई तो भी आपको पेपर में जब लिखना है तो टाइम कम होगा, तो आपको समझना और याद करना ये दोनों साथ करना है। अगर आप खाली समझ के बैठ गए हैं कि अच्छा इन्होंने ये बोला था, चारवाका का ये था, जैनिज़्म का ये था, बुद्धिज़्म का ये था, आपने समझ लिया है तो भी आप स्पीड में जितना चाहिए होता है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, क्योंकि टाइम का थोड़ी कमी होती है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है हमारी नॉर्मल स्पीड से। तो मेरा जो स्ट्रेटजी था वो ये था कि समझ के याद भी करना है। तो इंडियन फ़िलॉसफ़ी में मैंने यही किया, सर के नोट्स उठाए, पहले टॉपिक से लेकर लास्ट टॉपिक वेदांत तक अच्छे से पढ़ा, उसको समझा और फिर याद किया। इसके साथ में आंसर राइटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस का भी यही है, यूपीएससी का भी यही है। क्वेश्चंस जो होते हैं रिपीट होते हैं, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट भी रिपीट नहीं होगा तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमेशा क्वेश्चन का पार्ट रहती हैं, जो रिपीट होती हैं। आप पिछले साल के सारे क्वेश्चन बैंक मार्केट में आसानी से मिल जाता है। हर टॉपिक के आपको सारे क्वेश्चन लिख कर देखने हैं, खाली पढ़ने से नहीं होता है, आपको उनको लिख के देखना पड़ेगा। मैंने भी यही किया था। इंडियन फ़िलॉसफ़ी में सोर्सेज वाइज अगर चला जाए तो पतंजलि के क्लास नोट्स, पतंजलि संस्थान के ही प्रिंटेड नोट्स, और एक बुक आती है दत्त एंड चटर्जी करके, पतली सी बुक है। आपको सारी बुक नहीं पढ़नी है, वो बस आपको जिन चीज़ों में डाउट हो रहा है, जैसे मेरे को बुद्धिज़्म के स्कूल्स में डाउट होता था, इतने अच्छे से नोट्स में नहीं थे, तो मैंने वहाँ से ले लिया। तो जिन चीज़ों में आपको लगता है कि आपको वैल्यू एडिड मटेरियल की ज़रूरत है, तो मैंने दत्त एंड चटर्जी की बुक यूज़ करी थी। आप भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी ही सरल भाषा में लिखी हुई किताब है। तो 3 बेसिकली, एक पतंजलि संस्थान के नोट्स और एक वो किताब। मेरी स्ट्रेटेजी में पढ़ने में यही पार्ट था, और मैंने पिछले साल के क्वेश्चंस को 4-5 बार लिखा है। जो क्वेश्चंस बहुत 1990 से स्टेट में भी आ रहे हैं और यूपीएससी में भी आ रहे हैं, तो इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। आपको बहुत एक मेजर समझ में आता है कि पूछ क्या रहा है, पढ़ना कैसे, और आप कितना कर पा रहे हैं। फिर हम आते हैं पार्ट 2 में, पेपर 1 का पार्ट 2, जिसे हम बोलते हैं वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी, जिसमें हम प्लेटो, एरिस्टोटल, कांट, हीगल, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी ये सब पढ़ते हैं। इसमें भी मेरी सेम ही स्ट्रेटेजी थी। मैंने पतंजलि संस्थान के नोट्स उठाए, पतंजलि संस्थान के नोट्स को एक बार पढ़ा। पहली बार पढ़ने में मुझे भी समझ में नहीं आया था, दोबारा मैंने पढ़ा तो मैंने और क्लैरिटी करी, और तीसरी बार मैंने चीज़ें याद करी हैं। क्योंकि फिर से वही बात है कि आपको जब लिखना होता है तो आपको थोड़ा सा जल्दी लिखना होता है, और जल्दी लिखने के लिए समझने के साथ साथ थोड़ा सा चीज़ों को याद करना ज़रूरी है। तो पेपर 2 में भी पेपर 1 के मैंने सेम किया वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी में। और एक वाई मासी करके बुक आती है, तो उससे मैंने वैल्यू एडिड किया। खासकर जो कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी वाला पार्ट होता है उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो नोट्स में मेरे इतना था नहीं, तो मैंने उसको किया। जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती थी उसको मैं कभी कभी स्टैनफोर्ड की वेबसाइट से बस ये कि एक वीडियो देख लिया, अच्छा आपको अगर ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप इसकी एक वीडियो देख लो। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया कि सारी चीज़ों को 5-6 बार हार्वर्ड की वेबसाइट से देख रही हूँ, स्टैनफोर्ड से देख रही हूँ। बस ये है कि जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नोट्स में पर्याप्त तरह से नहीं दी हुई हैं, तो वो भी आपके ऊपर होता है कि आपको क्या नहीं समझ आ रहा है। जैसा कि मुझे लगता है कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी में थोड़ा सा मेरे नोट्स में कमी थी, तो मैंने उसको सप्लीमेंट किया। ये थी मेरी पेपर 1 की ओवरऑल स्ट्रेटेजी। इसके साथ में मैंने क्वेश्चन आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा करी है, जो कि बहुत ज़रूरी है वेस्टर्न में भी इंडियन में भी। अब क्या होता है कि आप जब आंसर लिख रहे होते हो तो आपको इंडियन की जो थ्योरी है और वेस्टर्न की थ्योरी, इनकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखना है। जब आप वेस्टर्न का आंसर लिख रहे हो तो आप उसको इंडियन से कंपेयर कर सकते हो, जब इंडियन का लिख रहे हो तो उसको वेस्टर्न से कंपेयर कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सिलेबस को पूरा एक ही समझिए, पेपर 1 का पूरा सिलेबस एक ही समझिए, और जहाँ पर भी आपको कोरिलेशन दिखता है, जहाँ पर सिमिलैरिटी दिखती है, डिससिमिलैरिटी दिखती है, तो वहाँ पर आप उसको ऐड करिए। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी पेपर 1 के लिए। अब हम आते हैं पेपर 2 की स्ट्रेटेजी पे। तो पेपर 2 जैसा आपको पता है फिर से 2 भाग में बटा होता है। पहला पार्ट होता है सोशियो पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी और दूसरा पार्ट होता है फ़िलॉसफ़ी ऑफ रिलीजन। तो सोशियो पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कंटेम्प्रेरी होती है, जो चीज़ें चल रही होती हैं आपको उसको ध्यान में रख के आंसर लिखने होते हैं। वो स्टैटिक तो उसमें है ही, जस्टिस
की थ्योरी, रॉल्स की थ्योरी जस्टिस की, फिर ऑस्टिन की सॉवरेनिटी, ऐसी सबकी आपको थ्योरी तो पढ़नी ही है। उसके साथ में आपको जो नया चल रहा है उसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होता है। और जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा करंट का टिंज देना है आंसर में, ये उसका फ़ायदा होता है। बुक मैंने फिर से पतंजलि के क्लास नोट्स, पतंजलि का प्रिंटेड मटेरियल और जो मैंने करंट अफेयर्स के अपने रोज़ के न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए थे, तो मैं उनमें थोड़ा ध्यान रखती थी कि ये टॉपिक विमेन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन, कैपिटल पनिशमेंट, जब भी ऐसा कुछ आता था तो मैं उसको पेपर वाइज नोट कर लेती थी। वहीं पे सिलेबस के सामने मैं नोट कर लेती थी कि हाँ मुझे जब ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये ऐड करना है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो न्यूनेस वाला एलिमेंट होता है वो काफ़ी अच्छे से आ जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है पेपर 2 में, क्योंकि बच्चों को उसमें आजकल मार्क्स नहीं आते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो बुक्स में मैंने इसके लिए कोई भी एडिशनल बुक नहीं पढ़ी पतंजलि के नोट्स के अलावा, सिर्फ अपना न्यूज़पेपर से किया और पतंजलि के नोट्स पढ़े हैं। उसके बाद आता है 2 का पार्ट 2, जिसे हम पार्ट 4 बोलते हैं ओवरऑल, फ़िलॉसफी ऑफ रिलीजन। फ़िलॉसफी ऑफ रिलीजन का में भी मैंने सिर्फ पतंजलि के क्लास नोट्स, पतंजलि के ही प्रिंटेड नोट्स पढ़े हैं। पर क्या होता है कि जब आप 3 पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इंडियन, वेस्टर्न और सोशियो पॉलिटिकल, तो आपका ये बहुत अच्छी इस पे कमांड होनी चाहिए। और आपको जब पेपर पार्ट 4 जब लिख रहे होंगे तो आपको सारी चीज़ें पता होनी, जैसे गॉड का जो एक नोशन है, नोशन ऑफ गॉड अगर टॉपिक है तो आपको इंडियन का सारा नोशन ऑफ गॉड पता होना चाहिए, वेस्टर्न फिलोसोफर्स का सबका नोशन ऑफ गॉड पता होना चाहिए। उसके बाद पेपर जो पार्ट 4 होता है उसमें कुछ खास नहीं रह जाता, जस्ट दैट आपको कंसेप्ट के साथ सारे एग्जाम्पल पेपर 1 से लिखने होते हैं। तो वो पार्ट काफ़ी इजी होता है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको एक बार हो गई और आपका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको जल्दी कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। मैंने कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला था, पेपर 1 मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था और उस पेपर 1 की हेल्प से ही मैंने ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिया था। क्योंकि मैं यहाँ से एग्जाम्पल उठाती थी, जैसे अगर गॉड आया तो मैंने एक बार उठा दिया रिलीजन विदाउट गॉड क्या होता है, तो फिर मैंने वहाँ से एग्जाम्पल डाल दिया बुद्धिज़्म, जैनिज़्म से। तो आपको ऐसे पेपर 1 और 2 के एग्जाम्पल्स ही डालने होते हैं एक बार कंसेप्ट पढ़ने के बाद। तो ये थी मेरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी। लेकिन मैं अभी एक और आपको बात बताना चाहती हूँ, जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो यूपी पीसीएस में जैसे क्वेश्चंस होते हैं सिलेबस वाइज डायरेक्ट क्वेश्चन, आप सिलेबस खोलो और आप देखो कि कुछ यूपीएससी और यूपी पीसीएस में अलग तो नहीं है। जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि 2 टॉपिक होते हैं जो यूपी पीसीएस में और होते हैं, जिसमें से एक फ़िलॉसफी ऑफ इकोलॉजी करके टॉपिक होता है और एक शायद कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट, मुझे अच्छे से याद नहीं है, आप एक बार देख लेना, उसे प्रोग्रेस वगैरह टॉपिक्स होते हैं। इनको आपको नोट्स बनाने, फिर कहीं से भी आप 1-2 पेज का मटेरियल कलेक्ट करें, जो भी सिलेबस में उसमें से आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आप उनके नोट्स बना के अच्छे से पढ़ें। ओवरऑल स्ट्रेटेजी यही है, एक चीज़ पढ़ें, 2 सोर्स पढ़ें, काफ़ी बार पढ़े, 10 बार पढ़े, 15 बार पढ़े, 2 सोर्स पढ़े, चीज़ों को समझे भी, याद भी साथ में करें। और जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे आपका कुछ भी पढ़ना इतना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा पेपर में जाके। तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप थोड़ा सा जब भी एक भी टॉपिक पढ़ते हैं तो पिछले साल के उसके क्वेश्चंस उठाएं और उसके क्वेश्चंस को लिखें। चेक करने के लिए आप सेल्फ इवेलुएट भी कर सकते हैं, आप अपने पीयर ग्रुप से भी चेक करा सकते हैं। तो चेक कराने पे इतना ध्यान ना दें, लिखना मैटर्स अ लॉट, तो लिखें, चीज़ों को लिखें। फिर मैं एक ओवरऑल बात बताऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी ओवरऑल स्ट्रैटेजी भी शेयर करी थी कि ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें टाइम लगता है। ऐसा एक आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि अगर आप एक लगन से लगे हैं तो एक ना एक दिन सफलता आपको मिलेगी। मुझे भी टाइम लगा, मेरे को भी, ये मेरा यूपी पीसीएस में तो दूसरा ही प्रयास था, लेकिन मुझे 2016 से तैयारी करते हुए टाइम हो गया है। तो मुझे भी कई बार ऐसा लगा कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन आप इस चीज़ से डरे नहीं। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है, और जिस दिन सफलता मिलती है तो वो जितनी भी आपकी मेहनत होती है वो सब रंग ले आती है। तो इतना आपको मैटर नहीं करता आपको कितना टाइम लगा है या फिर आपको क्या लगा है, कितने साल लगे हैं। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। तो आप धैर्य रखें, अच्छे से करें, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है उसको अच्छा मान के कि वो अच्छा चल रहा है। किसी की ज़्यादा न्यूज़ में ना आए, ज़्यादा वीडियोस कमेंट्स में ना आए कि ये अच्छा चल रहा है, ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं चल रहा है। जो आपने लिया है उस पर भरोसा रखें, अच्छे से पढ़ें, ज़रूर एक दिन आपको सफलता मिलेगी। और चीज़ें जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखें। इसी के साथ मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताने के बाद धन्यवाद करती हूँ। दिल्ली नॉलेज ट्रैक टीम का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया जहाँ पे मैं अपनी स्ट्रैटेजी इतने लोगों के साथ शेयर कर पाई। थैंक यू फ्रेंड्स।